नमस्कार। आज हम गोवा से आई एक काफी चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये जमीन घोटाले वाली खबर है ना। बिल्कुल। इसमें देखिए, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने न सिर्फ छापे मारे हैं बल्कि इसमें क्रिप्टो करेंसी भी जब्त हुई है। तो हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है इस पर, 15 अक्टूबर का। अच्छा। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये पूरा मामला क्या है और ये क्रिप्टो का एंगल इसमें क्यों अहम है। जरूर जरूर, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं ईडी की कार्रवाई से। लेख बता रहा है कि मंगलवार को यानी 14 अक्टूबर को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में कई जगह करीब 6 ठिकानों पर रेड हुई और ये सब पीएमएलए कानून के तहत हुआ है। अरे पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ बिल्कुल, जो गैर कानूनी पैसे को सफेद बनाने वाले अपराधों से जुड़ा है। हाँ, और ये कार्रवाई देखिए अचानक नहीं हुई है। हाँ, इसकी जड़ में गोवा पुलिस की एक एफआईआर है। अच्छा, एफआईआर। जी। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने, इसमें एक सावंत नाम का जिक्र है, उन्होंने अंजुना की कोमुनिदाद जमीन के नकली दस्तावेज बनाए। कोमुनिदाद जमीन ये क्या होती है? ये गोवा की एक पुरानी सामुदायिक जमीन व्यवस्था है। मतलब जमीन पर समुदाय का हक होता है। ओके, तो आरोप है कि इन्होंने फर्जी कागजात से पहले ये जमीन अपने नाम की और फिर इसे दूसरों को बेचकर, मतलब गैर कानूनी पैसा कमाया। अच्छा, तो ये मामला फर्जी दस्तावेजों का है। इसमें कुछ नाम भी दिए हैं लेख में। उमर ज़ुहूर शाह। हाँ, नीरज शर्मा भी हैं, मैसेज थिंकिंग ऑफ यू के पार्टनर। और एक राजेश कुमार, मिसेस पर्पल मार्टिनी एंटरटेनमेंट के निदेशक। इनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। जी, पर यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात है वो है क्रिप्टो करेंसी की जब्ती। हाँ, वही। ईडी को जांच के दौरान कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स मिले। क्रिप्टो वॉलेट्स मतलब एक तरह के डिजिटल पर्स समझिए। और इन वॉलेट्स में करीब 1.5 लाख यूएसडीटी मिले हैं, जिसे ईडी ने फ्रीज कर दिया है। यूएसडीटी, ये बिटकॉइन जैसा ही कुछ है या अलग है? है तो क्रिप्टो करेंसी, पर इसे स्टेबल कॉइन कहते हैं। स्टेबल कॉइन? हाँ, मतलब इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी रहती है। तो ये बिटकॉइन जितनी तेजी से घटती बढ़ती नहीं। अच्छा, तो ये ज्यादा स्थिर है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इसे गैर कानूनी पैसे छुपाने या लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ज्यादा सेफ समझा गया हो। और ईडी का इन वॉलेट्स को फ्रीज करना, मतलब उन तक पहुंच को रोक देना, ये दिखाता है कि जांच एजेंसियां अब इस नई डिजिटल दुनिया में भी पकड़ बना रही हैं। हाँ, अपराधियों का पीछा करने की तकनीक वो विकसित कर रही हैं। हालांकि ये आसान नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी पेचीदा तो है ही। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब जमीन घोटाले जैसे, कह सकते हैं, पारंपरिक अपराध में, हाँ, पुराने तरीके के अपराध में अब क्रिप्टो जैसी एकदम नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है पैसा छुपाने के लिए। तो क्या ये ईडी के लिए एक नई चुनौती नहीं है? हाँ। क्या वो तैयार है इसके लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल होता होगा। हाँ, पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एजेंसियों को लगातार अपनी तकनीक और समझ को अपडेट करते रहना पड़ता है। ये मामला दिखाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, पर अपराधी भी तो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। उनकी रफ्तार भी तेज है। सही बात है। अच्छा, और छापों में क्या मिला है? लेख में जिक्र है कि जमीन खरीदने में नकद लेन देन से जुड़े कुछ नोट्स मिले हैं। हाँ, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी हैं, और गोवा के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे अंजुना और असगांव, हाँ, प्राइम लोकेशंस, वहां के कई जमीनों के एमओयू मतलब समझौते और लीज एग्रीमेंट भी मिले हैं। इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये सारी चीजें, कई शहरों में एक साथ छापे होना, कई लोगों का इसमें शामिल होना, जमीनों के इतने सारे कागजात मिलना, ये किसी छोटे मोटे मामले की तरफ इशारा नहीं करता। ये एक बड़े और शायद संगठित नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। मतलब कोई बड़ा रैकेट हो सकता है। लगता तो यही है कि गोवा के प्राइम टूरिस्ट इलाकों में जमीन से जुड़ा ये खेल काफी बड़े पैमाने पर चल रहा था। लेख में एक शिवशंकर मायकर नाम के व्यक्ति की पिछली गिरफ्तारी का भी जिक्र है। हाँ, 1 अक्टूबर का जिक्र है। हो सकता है वो भी इसी नेटवर्क का हिस्सा हो, लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि जांच अभी शुरुआती दौर में ही है। तो अगर हम सार देखें तो ये मामला हमें क्या दिखाता है? एक तरफ तो पारंपरिक जमीन की धोखाधड़ी है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, शायद पैसे को छुपाने या इधर उधर करने के लिए। सही कहा। और बीच में है जांच एजेंसियां जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाले अपराधियों से निपटने की कोशिश कर रही हैं। ये केस एक तरह से अपराध के बदलते चेहरे को दिखाता है ना? बिल्कुल सही। अब सिर्फ बैंक खातों या प्रॉपर्टी पर नजर रखना काफी नहीं है। एजेंसियों को इस डिजिटल भूल भुलैया में भी गैर कानूनी पैसे का सुराग ढूंढना होगा।
ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आ रहा है हाँ पूछिए। कि भविष्य में जब शायद ऐसे मामले और सामने आए तो जांच एजेंसियों को ये डिजिटल संपत्तियां, खासकर क्रिप्टो करेंसी, इनको ट्रैक करने में, जब्त करने में और फिर शायद बाद में इनका निपटारा करने में किस तरह की कानूनी और तकनीकी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती लगती है। आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है। ये वाकई एक उभरती हुई चुनौती है जिसके लिए कानूनी ढांचे और तकनीकी क्षमताएं दोनों को ही लगातार बेहतर बनाना होगा, विकसित करना होगा। ये मामला तो शायद बस एक झलक है। देखते हैं आगे इस जांच में और क्या कुछ सामने आता है।